अगर दोस्तों आगे चैनल जोड़ करके सदा के सामने मोदी पे चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे दोस्तों, बिहार के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इंडिया गठबंधन को मिल रही है बड़ी सफलता। बताएंगे कहां पर इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े नेता को मिला है सबसे ज्यादा बड़ा समर्थन, और देश के सबसे बड़े एजेंसी की ओर से कराए गए सर्वे में आर पार की स्थिति में है इंडिया गठबंधन, यानी इस बार होगा नीतीश बाबू और पूरे एनडीए गठबंधन का सुपड़ा साफ। इसी के साथ में इंडिया गठबंधन से जुड़ी बड़ी नेत्री ने दिया है चिराग पासवान को एक बड़ा ऑफर। बताएंगे क्या है ये ऑफर दोस्तों, और बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता ने बिहार में दे दिया अचानक से इस्तीफा, और चिराग पासवान के 40 सीटों के दावे पर पानी फेर दिया गया है बीजेपी और एनडीए गठबंधन के द्वारा। दोस्तों वहीं पर प्रियंका गांधी ने क्यों अपने हजारों कार्यकर्ताओं को अचानक से अलर्ट भेजा है और लोगों की मदद के लिए पहुंचाया है। बताएंगे कौन से राज्य से है ये बड़ी अपडेट एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों की तो। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार में इंडिया गठबंधन इस बार इतिहास बनाएगा और कांग्रेस के नेतृत्व में तेजस्वी सरकार बनेगी, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में बिहार मांगे बदलाव लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इंडिया टुडे पोल की ओर से एक ओपिनियन पोल करवाया गया है दोस्तों, जिसके नतीजे काफी चौंकाने वाले हैं और एक तरफा बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि जिस नीतीश कुमार के चेहरे पर बीजेपी पूरा चुनाव लड़ने का दावा कर रही है, उस नीतीश कुमार को इस बार जनता सत्ता से बाहर करना चाहती है। आलम यह है दोस्तों कि लगभग 20 से 30 हजार लोगों के बीच में सर्वे करके नतीजे जारी कर दिए गए हैं बिहार चुनाव के मद्देनजर। इस सर्वे में लोगों से पूछा गया कि आप लोग अगला मुख्यमंत्री किसको चाहते हैं, और 4-5 ऑप्शन दिए गए दोस्तों, जिसमें तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और सम्राट चौधरी और प्रशांत किशोर का नाम था। लेकिन चौंकाने वाली खबर सामने आई है दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के सहयोगी और इंडिया गठबंधन के एकमात्र सर्वोच्च नेता तेजस्वी यादव को खुलकर पूरा सपोर्ट किया गया है। डंके की चोट पर समर्थन करते हुए 36% लोगों ने कहा कि वो तेजस्वी सरकार चाहते हैं और नीतीश बाबू को मात्र 18% लोग चाहते हैं कि वो अगले मुख्यमंत्री बने दोस्तों, यानी नीतीश कुमार को कोई मुख्यमंत्री बनता हुआ नहीं देखना चाहता है। मेजॉरिटी लोग नीतीश कुमार के खिलाफ खड़े हैं दोस्तों, और उसी नीतीश कुमार के खिलाफ खड़े हैं जिसके नेतृत्व में पूरी बीजेपी चुनाव लड़ना चाहती है दोस्तों। आलम यह है कि प्रशांत किशोर जो आज तक राजनीति में एक सीट तक नहीं जीते, एक वोट उनको नहीं मिला, उन प्रशांत किशोर को माहौल के चक्कर में और एंटी नीतीश कुमार माहौल के चक्कर में 16% लोग चाहते हैं कि वो अगले मुख्यमंत्री बने, और चिराग पासवान को भी 10% लोगों का समर्थन है दोस्तों, जबकि चिराग पासवान अभी खुलकर मुख्यमंत्री पद की दावेदारी नहीं कर रहे, तब ये हाल है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता सम्राट चौधरी को भी 6.6% के आसपास लोग चाहते हैं कि अगले मुख्यमंत्री बने दोस्तों, यानी तेजस्वी यादव ने एक तरफा लीड बनाई हुई है। और जैसे ही कांग्रेस पार्टी डंके की चोट पर तेजस्वी यादव को अपने गठबंधन का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करेगी दोस्तों, उसके बाद आप देखेंगे ये आंकड़ा बढ़कर कम से कम 49, 50 और 52% तक पहुंच सकता है। अगर आप भी मानते हैं कि बिहार के अंदर आज की डेट में तेजस्वी यादव अनडिस्प्यूटेड नेता है और उन्हें मुख्यमंत्री बनता हुआ युवा चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि जब तेजस्वी बनेंगे मुख्यमंत्री तभी बिहार बनेगा तेजस्वी, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर तेजस्वी यादव की बहन और सांसद मीसा भारती ने चिराग पासवान को एक हिदायत दी है। उनसे कहा है कि आप बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हो, अच्छी बात है, लेकिन एक काम पहले करो, पहले नरेंद्र मोदी के केंद्र में जो मंत्री बने हुए हो उस पोस्ट से इस्तीफा दो, यानी मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर फिर बिहार में चुनाव लड़ने आओ, तब जनता को विश्वास होगा कि आप बिहार के लिए कुछ करने आना चाहते हैं। चिराग पासवान को यह हिदायत दी गई है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि चिराग पासवान को ऐसा ही करना चाहिए, वरना बिहार की जनता समझेगी कि मूर्ख बनाने के लिए आए हैं, केवल वोट चाहते हैं और अपनी विधायकी की सीट जीतकर अपने लोगों को देना चाहते हैं। जो भी आपको लगता है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और बिहार बीजेपी के प्रवक्ता असीम नाथ तिवारी ने अपने पोस्ट से इस्तीफा दे दिया है दोस्तों। असीम नाथ तिवारी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखते हुए कहा कि आदरणीय दिलीप जायसवाल जी, भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश के अध्यक्ष जी, हाल ही के दिनों में बढ़ती अपराध की घटना, उसके बाद पीएमसीएच के मामले में जिसमें ऊपर से नीचे तक धारदार हथियार से फाड़ दी गई, रेप का शिकार हुई बच्ची के मामलों में आपका रुख हैरान करने वाला है। आपराधिक घटनाओं के पीड़ित आप जैसे वीआईपी लोग तो होते नहीं, आम आदमी की पीड़ा से आपको क्या लेना देना है। मैंने पुलिस या कार्यशैली को लेकर सवाल उठा दिए, आप बौखला गए। पीएमसीएच कैंप बस में एम्बुलेंस में रेप पीड़िता वो बच्ची तड़पती रही जिसे बलात्कार करने वाले ने धारदार हथियार से कई जगह पर फाड़ दिया, उसे बेड नहीं मिला, इसके खिलाफ मैंने आवाज उठा दी तो आपको गुस्सा आ गया। बलात्कारियों पर आपको गुस्सा नहीं आया, लापरवाह और भ्रष्ट अस्पताल प्रशासन पर आपको गुस्सा नहीं आया, है ना कमाल की बात। मैं डॉक्टर संजय जायसवाल नहीं हूं जो एक घुड़की में पोस्ट डिलीट करके फरार हो जाऊंगा। मैं निजी स्वार्थों को मानवीय गरिमा से ऊपर नहीं रख सकता। आपके साथ मेरा चलना अब संभव नहीं है। आपने पार्टी में प्रवक्ता के तौर पर मुझे अवसर दिया, इसके लिए आपका आभार, और इसी आभार के साथ लीजिए मेरा इस्तीफा स्वीकार करिए, नमस्कार। असित नाथ तिवारी की ओर से पोस्ट लिखा गया है दोस्तों, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है बिहार के। साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है कि भाजपाइयों की मानसिकता के कारण वो इस्तीफा दे रहे हैं दोस्तों, यानी एक बच्ची के साथ रेप के बावजूद इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। अगर आप भी मानते हैं कि इतनी दर्दनाक घटना के ऊपर भाजपाइयों की मानसिकता बताती है कि बिहार के अंदर 20 साल राज करके इनकी मानसिकता पूरी तरीके से खराब हो चुकी है दोस्तों, और समय आ चुका है बिहार में सत्ता परिवर्तन करने का, थोड़ा होश ठिकाने लगाने का। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। भाजपा के प्रवक्ता ही बोल रहे थे, अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। वहीं पर चिराग पासवान के 40 सीटों के दावे को सम्राट चौधरी ने खारिज कर दिया दोस्तों, बोले केंद्र करेगा फैसला। आपको बता दें कि सम्राट
चौधरी इनडायरेक्ट तरीके से चिराग पासवान को बोल रहे हैं कि ज्यादा सीटें मांगना ज्यादा फायदेमंद नहीं है, क्योंकि फैसला तो केंद्र करेगा, यानी भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के लोग करेंगे। मोदी और शाह मिलकर तय करेंगे कि चिराग बाबू को कितनी सीटें दी जाए। यानी आप समझ जाइए दोस्तों कि चिराग पासवान अपनी खुद की पार्टी चला रहे हैं, लेकिन मोदी और शाह तय कर रहे हैं कि चिराग कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो साफ तौर पर उनके नेतृत्व को एक तरीके से कमतर करके आंकने जैसा है। दो शब्द जरूर लिखेगा दोस्तों इस तरीके के बयान के ऊपर। आपको क्या लगता है, क्या प्रतिक्रिया सामने आएगी? वहीं पर प्रियंका गांधी ने अपने नॉर्थ ईस्ट के, खासकर असम, अरुणाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर के कुछ राज्य के कार्यकर्ताओं से कहा है कि भारी बारिश की स्थिति बनी हुई है, बाढ़ के कारण कई सारी मौतें हुई है। उन्होंने कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वो उन प्रभावित लोगों की मदद करे और उनके लिए सामने आए, आगे आए। कांग्रेस के सांसद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि मैं असम, अरुणाचल प्रदेश समेत पूर्वोत्तर के राज्यों में भारी बारिश से हुई मौतों का समाचार सुनकर अत्यंत दुखद हूं। लाखों लोग बाढ़ से प्रभावित है, ईश्वर सभी की रक्षा करे। केंद्र और राज्य सरकारों से अपील है कि वो राहत एवं बचाव कार्य में तेजी लेकर आए। इसके बाद कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ताओं से उन्होंने आग्रह किया है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं कि आप लोग प्रभावित क्षेत्रों में जाइए और वहां के लोगों की मदद कीजिए, जो यथासंभव हो सके मदद कीजिए। कांग्रेस के कार्यकर्ता हर मुश्किल से मुश्किल स्थिति में लोगों के साथ खड़े रहे, यही पार्टी की विचारधारा है। उपेंद्र कुशवाहा ने भी नीतीश कुमार को एक मैसेज भेजा है दोस्तों। वो कहते हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आपके नेतृत्व में एनडीए सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों से बिहार का कोई कोना अछूता नहीं है। सरकार की जनहितकारी नीतियों से स्पष्ट है कि सरकार विकास चाहती है, इसके बावजूद ऐसी कोताही, लापरवाही, जिसके कारण पीएमसीएच जैसे बिहार के प्रमुख अस्पताल में भर्ती होने से लंबित प्रक्रिया के कारण पीड़िता की जान चली गई, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। आपसे विनम्र आग्रह है कि इस घटना का संज्ञान लेते हुए दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। साथ दोस्तों बिहार 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट ये सामने आई है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष रामविलास पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। उन्होंने खुद भी मंजूरी दे दी है दोस्तों। अब चर्चा इस बात को लेकर है, क्या वो 80 रिजर्व सीट से चुनाव लड़ेंगे या फिर नॉर्मल जो अनरिजर्व सीट है वहां से चुनाव लड़ेंगे। तो उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने फैसला लिया है कि वो अपने नेता को अनरिजर्व सीट से चुनाव लड़वाएंगे, यानी जो अनारक्षित सीट है वहां से चुनाव लड़ा जाएगा। और चिराग पासवान को उन्हीं के पार्टी से ऑफर आना शुरू हो गया है दोस्तों। इस सीट से चुनाव लड़ने को लेकर चर्चा हो रही है। दरअसल बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगा दिए गए हैं और शेखपुरा की सीट से उनको चुनाव लड़वाने की मांग की जा रही है। बड़े बड़े पोस्टर लगाकर कहा गया है कि केंद्रीय मंत्री जी आपका इंतजार कर रहा है शेखपुरा। जिले के अध्यक्ष इमाम गजाली ने लगवाए जगह जगह पोस्टर में साफ तौर पर लिखा है कि जब नेता पूरे बिहार का है तो सीट का दायरा सीमित क्यों है। इसके साथ चिराग पासवान से अपील की गई है कि वे बिहार विधानसभा का चुनाव लड़े, राज्यवासियों की उम्मीदों को संभाले और शेखपुरा जो 169 विधानसभा सीट है उससे चुनाव लड़ने की अपील करते हुए कहा गया कि शेखपुरा आपका इंतजार कर रहा है चिराग जी। क्या आपको लगता है दोस्तों कि चिराग पासवान शेखपुरा की विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि शेखपुरा विधानसभा सीट की अगर आप बात करें तो 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान यहां पर राष्ट्रीय जनता दल और एनडीए गठबंधन की पार्टी आरजेडी के बीच में हुआ था दोस्तों। यहां पर एलजेपी के नेता इमाम गजाली जो अभी प्रदेश अध्यक्ष है उनको 14,000 वोट मिले थे, क्योंकि एलजेपी पिछली बार अलग से चुनाव लड़ी थी। राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार को यहां पर 56,000 वोट मिले थे। जेडीयू के उम्मीदवार रणधीर कुमार सोनी को 50,000 वोट मिले थे और एलजेपी के उम्मीदवार को 14,000 वोट मिले थे। यानी एलजेपी के कारण यहां पर नीतीश कुमार की पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। अगर एनडीए गठबंधन एकजुट होता तो आराम से जेडीयू का उम्मीदवार चुनाव जीत जाता दोस्तों, बल्कि अच्छे खासे अंतर से जेडीयू का उम्मीदवार चुनाव जीत जाता। लेकिन एलजेपी ने अपने नेता इमाम गजाली को मैदान में उतारकर नीतीश कुमार के लिए यह सीट उनसे अलग कर दी दोस्तों। इससे पता चलता है कि चिराग पासवान अगर यहां से चुनाव लड़ते हैं तो फिर जनता दल यूनाइटेड को उन्हें सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर जनता दल यूनाइटेड इसे ईगो पर ले लेती है, क्योंकि ये जेडीयू की अमूमन सीट मानी जाती है, तो फिर मुकाबला और ज्यादा उल्टा पड़ेगा जेडीयू वालों के लिए। दो शब्द जरूर लिखेगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, सारी जानकारी आप तक आगे भी पहुंचाते रहेंगे इससे जुड़ी हुई। आपको क्या लगता है कौन सी सीट पर उनके चुनाव लड़ने की सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं? वहीं पर उत्तर प्रदेश के बदायूं शहर के कोतवाली में बरेली से भारतीय जनता पार्टी के नेता और अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया गया है दोस्तों। केस दर्ज करवाने को लेकर पीड़ितों ने बरेली के अंदर हंगामा किया, प्रदर्शन किया। पुलिस जांच में प्रथम दृष्टा यानी प्राइमा फेसी आरोप सही पाए गए हैं दोस्तों। हुआ यह है कि मुनाफा कमाने का झांसा देकर बदायूं के अंदर 15,000 लोगों से 100 करोड़ से ज्यादा रुपए इन्वेस्ट करवा लिए गए दोस्तों। और उसके बाद अमर ज्योति यूनिवर्स लिमिटेड नाम का चीट फंड, जो भाजपा के नेता का चीट फंड था दोस्तों, वो कंपनी रफू चक्कर हो गई। 100 करोड़ रुपए लोगों के ले जाकर उड़ गए, यानी फाइनेंस कंपनी फरार हो गई। और जैसे ही लोगों को इसकी भनक लगी दोस्तों, बड़ा हंगामा हो गया। और क्योंकि निदेशक जो है इस कंपनी के वो सूर्यकांत मौर्य बरेली बीजेपी के महानगर के मंत्री हैं। सोचिए कितने बड़े पोस्ट पर है दोस्तों। उन्होंने जनता को जमकर मूर्ख बना दिया और ऐसे में 100 करोड़ लेकर चपत हो गए। आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों ऐसे नेताओं के बारे में और इसके बैकग्राउंड के बारे में, क्योंकि ये भाजपा से आता है तो लोगों ने इस पर विश्वास कैसे कर लिया, ये भी एक बड़ा सवाल ही है लोगों के लिए। साथ साथ उत्तर प्रदेश के अंदर होने वाले पंचायत इलेक्शन को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही है दोस्तों। ऐसे में प्रदेश सरकार जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख चुनाव की प्रक्रिया में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। सूत्रों के अनुसार खबर यह है कि एमपी और एमएलए की तरह जिला पंचायत अध्यक्ष जनता खुद चुने, इस तरीके का प्रस्ताव रखा गया है। इस बात का संकेत उत्तर प्रदेश के पंचायती राज्य मंत्री सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने दिया है दोस्तों। इस संबंध में उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात भी की है। योगी आदित्यनाथ के साथ मीटिंग में उन्होंने अपना प्रस्ताव सरकार को रखा है, योगी सरकार को रखा है। अगर यह प्रस्ताव मंजूरी दी जाती है दोस्तों तो कहीं ना कहीं एक जिले में अगर एक कोई जिला अध्यक्ष बनेगा तो पंचायत जिला अध्यक्ष बनेगा, तो इससे कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सांसद के इस लेवल की पावर उनके पास हो
जाएगी दोस्तों। और ऐसे में सवाल उठेगा कि प्रोटोकॉल का डिसीजन किस तरीके से होगा, क्योंकि अगर एक सांसद और एक जिला का पंचायत का अध्यक्ष एक ही तरीके से चुना जा रहा है तो फिर प्रोटोकॉल को लेकर डिस्प्यूट हो सकता है, क्योंकि दोनों के चुनने की प्रक्रिया एक है तो पावर भी एक ही तरीके की होनी चाहिए और उसके लिए फिर अलग से फंड भी एलोकेट करना पड़ेगा और एक तरीके से दो पैरेलल सिस्टम तैयार हो जाएंगे, जिससे हो सकता है कि काम करने में भी कुछ दिक्कतें आए और सांसद को नहीं कभी ऐसी बातें मंजूर होगी कि उनके बराबरी का कोई व्यक्ति एक जिले के अंदर मौजूद रहे। दो शब्द जरूर लिखिएगा दोस्तों इस पूरे मामले को लेकर। और आपको क्या लगता है, क्या ये पूरा प्रोसेस पालन किया जाना चाहिए, ये क्या एक नया स्ट्रक्चर बनना चाहिए? वहीं पर राजनीति में कई नेता इशारों इशारों में बड़ी बातें बोल जाते हैं, जिसका मतलब कई बार बाद में समझ में आता है दोस्तों। अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल दौरे के 2 दिन के बाद ही कोलकाता पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह रविवार को नेताजी इंडोर स्टेडियम में आयोजित एक पार्टी के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान जो बयान उन्होंने दिया है दोस्तों, इससे पता चल चुका है कि भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेताओं को कोई भाव नहीं मिलेगा। बीजेपी में दूसरी पार्टी से आए लोगों का बोलबाला इसी तरीके से रहेगा। दोस्तों आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उसके बाद बीजेपी के नेता दिलीप घोष नाराज चल रहे थे, लेकिन अब अमित शाह ने उनको अपना मित्र बता दिया और कह दिया कि विधानसभा में जब वो बोलते हैं तो ममता बनर्जी और पूरा का पूरा तृणमूल कांग्रेस डर जाता है। इससे पता चल रहा है कि वो काफी तारीफ कर रहे हैं शुभेंदु अधिकारी की और अपना मित्र बता रहे हैं, तो इसका मतलब अब पार्टी में उनको बड़े नेता के तौर पर देखते हैं। इसका मतलब दिलीप घोष के लिए तो अब कुछ बचा ही नहीं है। दिलीप घोष को ना तो प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया दोस्तों, ना ही वो सांसदी का चुनाव जीत पाए और ना ही उनको कोई बड़ा पोस्ट दिया गया, तो बंगाल में एकदम अलग थलग कर दिया गया उन्हीं दिलीप घोष को जिन्होंने अपने दम पर तृणमूल कांग्रेस को 2019 का चुनाव हराया था और 12 सीटें बीजेपी को इतिहास में पहली बार दिलवाई थी। और उसके बाद 2021 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी 77 सीटें जीती थी, तब भी उन्हीं का नेतृत्व चल रहा था दोस्तों। ऐसे में शुभेंदु अधिकारी को आगे करके अमित शाह ने बता दिया है कि पुराने नेताओं की कोई जरूरत नहीं है। देखते हैं बंगाल में अब जो पुराने भाजपा के नेता है उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है इस पूरे मामले को लेकर। साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी के सांसद और प्रवक्ता संजय राउत ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार को घेरा है दोस्तों। महाराष्ट्र फडणवीस सरकार के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लेकर एक बड़ा दावा करते हुए उन्होंने कहा है कि डीसीएम यानी डेप्टी चीफ मिनिस्टर शिंदे ने काला जादू किया है। काला जादू का सहारा लेकर वो अपने राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। संजय राउत ने पहले कहा था कि शिंदे ने गुवाहाटी में कामाख्या देवी के दर्शन करने के बाद एक भैंस की बलि दी थी। उस भैंस के सींगों को मुख्यमंत्री के आधिकारिक निवास वर्षा बंगले में गाड़ दिया गया था। उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी के मुख्य पत्र में की रोक टोक में दावा किया कि मुख्यमंत्री फडणवीस सीएम बनने के बाद गाड़ी गई सींग के डर से तत्काल वर्षा बंगले में रहने नहीं गए थे, लेकिन लोक निर्माण विभाग ने वर्षा क्षेत्र में खुली जमीन की स्कैनिंग की। उसके बाद उनको फडणवीस को एलोकेट करना पड़ा। कुल मिलाकर दोस्तों वर्षा बंगले में भैंस की सींग मिलने के बाद काला जादू करने का यह दावा किया गया है। कुल मिलाकर दोस्तों मामला काफी सेंसिटिव है। अगर आप भी मानते हैं कि एक उप मुख्यमंत्री के द्वारा अगर वाकई किसी भैंस की बलि दी गई है तो यह मामला काफी ज्यादा चिंताजनक है दोस्तों और इस पर जांच पड़ताल की जानी चाहिए। जो भी आपको लगता है लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर देश की राजधानी दिल्ली में बीते दिनों काफी ज्यादा अवैध बताकर झुग्गी झोपड़ियां तोड़ी जा रही है दोस्तों। ऐसे में मद्रासी कैंप में बुलडोजर चलने के बाद अलग अलग प्रतिक्रिया आई है। संजय राउत ने पोस्ट करते हुए लिखा है कि यह भयावह दृश्य कहीं और का नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का है। बुलडोजर का आतंक कैसे वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद बनाए गए लोगों के छोटे छोटे घरों को कुचलकर बर्बाद कर रहा है। ये तमिल भाई बहन के घर है, ये हिंदू परिवार के लोगों के घर है, बीजेपी किसी की सगी नहीं है। सौरभ भारद्वाज ने भी वीडियो शेयर करते हुए जानकारी दी है दोस्तों। तमिलनाडु सरकार ने उन्हें राहत पहुंचाने का दावा किया है। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं मद्रासी कैंप पर इस तरीके से बुलडोजर चलाकर तमिलनाडु में अपने आप को पहले ही बैकफुट पर धकेल दिया दोस्तों। तमिलनाडु में वैसे भी बीजेपी को एक हिंदी पट्टी राज्य की पार्टी माना जाता है और ऐसे में अब जो ये बुलडोजर चल रहे हैं तो फिर इसका मैसेज दूर तक जाएगा। साथ साथ दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर मीडिया वाले दावा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी G7 का जो समिट कनाडा में होने वाला है उसे मिस करेंगे। 6 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है जब प्रधानमंत्री G7 के समिट में नहीं जाएंगे दोस्तों। इसके बाद लोगों ने बताया कि प्रधानमंत्री G7 के समिट में जा नहीं रहे। ये बात सही नहीं है, बल्कि हकीकत यह है कि प्रधानमंत्री को कनाडा की ओर से आमंत्रित नहीं किया गया है दोस्तों, निमंत्रण नहीं भेजा गया है। और G7 की मीटिंग क्योंकि कनाडा में हो रही है तो उसी देश को ये निमंत्रण भेजना चाहिए था प्रधानमंत्री मोदी को, तब वो जाते। लेकिन 6 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है दोस्तों। दो शब्द जरूर लिखेगा क्योंकि भारत और कनाडा के संबंध काफी खराब हो गए थे, आप लोग को याद होगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर मऊ की सीट पर सुभाषपा ही लड़ेगी उपचुनाव। ये बात एकदम क्लियर कट कर दिया है सुभाषपा के नेता ओम प्रकाश राजभर ने दोस्तों। पहले वो हाईकोर्ट जाने की बातें कर रहे थे और हाईकोर्ट से जो विधायकी रद्द की गई है उस फैसले को वापस कराने की मांग की गई है और इसके बाद अगर नहीं होती स्थिति वैसे ही रहती है और उनको विधायकी से सस्पेंड रखा जाता है तो फिर उपचुनाव जो होंगे तो भारतीय जनता पार्टी को यह सीट नहीं दी जाएगी। यहां से सुभाषपा का उम्मीदवार मैदान में उतरेगा। उन्होंने कहा है कि हम अंसारी परिवार को टिकट नहीं देंगे लेकिन उम्मीदवार हमारा ही रहेगा। एक तरीके से बीजेपी के लिए तगड़ा झटका है दोस्तों। भाजपा सोच रही होगी मऊ की सीट से अपना विधायक पहली बार बनवाया जाए, लेकिन सुभाषपा इस बात को मानने को तैयार नहीं है। साथ पटना के अंदर टेम्परेचर बढ़ने के साथ ही बिहार में चुनावी हलचल तेज हो रही है दोस्तों। चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे हैं, रोजाना नई नई स्ट्रेटजी को लेकर मीडिया से बात कर रहे हैं दोस्तों। ऐसे में 8 जून को उनकी पार्टी कुछ बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है। नव संकल्प महासभा का
आयोजन किया जाएगा। चिराग पासवान इस आयोजन के जरिए शाहबाद और मगध अंचल के 7 जिलों के 33 सीटों पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। पार्टी इस महासभा में उसके माध्यम से चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे। दोस्तों, इन क्षेत्रों में अपनी मजबूत पकड़ बनाने की कोशिश चल रही है, यानी 33 सीटों को वो टारगेट कर रहे हैं। हालांकि 33 सीटें उनको चुनाव लड़ने के लिए मिल पाएगी, ये काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल मुद्दा है। दोस्तों, सबको पता है कि होना ऐसा लगभग असंभव के बराबर है। जो भी आपकी राय है लिखकर जरूर बताएगा, चाहे वो 50 सीटें क्यों ना टारगेट करे, लेकिन सीटें उनको वही 18 से 20 दी जाएगी। इससे ज्यादा तो असंभव है मिलना। साथ साथ दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही के अंदर अगली कोरोना महामारी की रिपोर्ट को लेकर केंद्र सरकार और परिवहन नीति को लेकर एक आदेश जारी किया है दोस्तों, और जानकारी मांगी है। न्यायमूर्ति गिरीश कपालिया ने कहा है कि आशा है कि इस संबंध में इंपॉर्टेंट कदम उठाए जा रहे हैं और प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। पिछली बार जब कोरोना आया था तो राहुल गांधी ने पहले ही चेतावनी दे दी थी दोस्तों। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोई खास तैयारी नहीं की, जिसके कारण लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई लोगों की जान भी चली गई दोस्तों। बीजेपी के हालांकि स्वास्थ्य मंत्री उस समय बोल रहे थे कि तैयारी पूरी है, लेकिन बाद में बीजेपी को समझ में आ गया कि स्वास्थ्य मंत्री ने कोई तैयारी नहीं कर रखी थी, इसीलिए स्वास्थ्य मंत्री को बाद में उनके पोस्ट से हटाना पड़ा। राहुल गांधी की चेतावनी के कारण देश में कुछ हद तक तैयारी हो पाई, लेकिन उस लेवल की नहीं हुई जैसी होनी चाहिए थी। और अब हाईकोर्ट की ओर से इस पूरे मामले पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा गया है। पूछा गया है कि उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ तैयारी कर रहे होंगे आप लोग। देखते हैं इस पर क्या जवाब केंद्र सरकार की ओर से आता है। वहीं पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी 3 जून को संगठन सृजन अभियान के तहत मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे दोस्तों। इस अभियान का मकसद पार्टी संगठन में जमीनी स्तर पर मजबूती लाना है। राहुल गांधी भोपाल में नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करके संगठनात्मक रणनीति तैयार करेंगे। 61 AICC के पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं, जो जिला अध्यक्षों के योग्य नामों को लेकर अनुशंसा कर रहे हैं और पता कर रहे हैं कि आखिर कांग्रेस पार्टी में कौन कौन बेहतर जिला अध्यक्ष बन सकता है। इसके बाद उनकी अनुशंसा के ऊपर रिपोर्ट तैयार की जाएगी और नए जिला अध्यक्षों का ऐलान किया जाएगा। राहुल गांधी अब इन्हीं लोगों से बातचीत करने के लिए संगठन सृजन अभियान के लिए 3 जून यानी आज मध्य प्रदेश में मौजूद रहेंगे दोस्तों। जमीनी कार्यकर्ताओं से बात होगी, उनको वही गुजरात वाला राहुल गांधी एक मंत्र देंगे और बताएंगे कि जो हमारे साथ है वही हमारे साथ है और जो हमारे साथ नहीं है वो हमारे खिलाफ है। ये सिंपल सी थ्योरी है, यानी ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में रहकर कांग्रेस को सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी सोचेगी कि उनको कि वो हमारे नेता है। कांग्रेस ने अब इस बात पर विचार करना छोड़ दिया है। कांग्रेस का स्पष्ट क्लियर मैसेज है, जो हमारे साथ है वो हमारे लिए बोलेगा, जो हमारे खिलाफ है वो हमारे खिलाफ है। बेशक वो हमारी पार्टी में क्यों ना हो, अगर वो इनएक्टिव है और हमारी पार्टी का स्टैंड सबके सामने नहीं रखता है और हमारी पार्टी को लेकर ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, ज्यादा एक्टिव नहीं है, तो फिर उसे माना जाएगा कि वो हमारी पार्टी के खिलाफ है। वहीं पर आरएसएस बीजेपी से जुड़े संगठन प्रदेश में माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। मामला है कानपुर के घाटमपुर में, जहां पर बीच सड़क पर आरएसएस बीजेपी के पोषित लोग खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस की ओर से यह पोस्ट करते हुए लिखा गया कि अगर किसी प्रकार की हिंसा हुई और जान माल का नुकसान हुआ तो शासन प्रशासन इसकी जिम्मेदारी लेगा। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी आरएसएस फिर से अपना सांप्रदायिक वाला कार्ड खेल रही है, लेकिन इस बार जनता इन सबको सबक सिखाएगी। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। ये एबीवीपी और बजरंग दल के द्वारा प्रोटेस्ट करने से जुड़ा हुआ मामला है। हालांकि पुलिस के लोग कह रहे हैं, कानपुर पुलिस कह रही है कि प्रथम दृष्टया किसी धर्म विशेष के विरुद्ध कोई आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं की गई है, आपत्तिजनक नारेबाजी नहीं की गई है, फिर भी मामले के ऊपर जांच की जा रही है। यूपी कांग्रेस की ओर से मुद्दा उठाया गया था, जहां पर ये लोग विवादित बयान देते गाली गलौज तक कर रहे थे दोस्तों। उपेंद्र कुशवाहा ने अब एक मुद्दा उठाया है दोस्तों, उनको और उनकी पार्टी को कुछ बड़ा समर्थन मिला नहीं, उनकी पार्टी को कुछ बड़ा पोस्ट अब तक मिला नहीं। एक और बीजेपी को सवर्ण समाज के लोगों के लिए बने आयोग में अध्यक्ष का पद मिल गया। नीतीश कुमार तो खुद मुख्यमंत्री है दोस्तों। अनुसूचित जाति के लिए एक अलग से आयोग बनाया गया, उसमें जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के परिवार के लोगों को जिम्मेदारी मिल गई, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को कुछ नहीं मिला दोस्तों। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा ने अब कहा है कि वो 8 जून को राष्ट्रीय लोक मोर्चा के द्वारा आयोजित होने वाली संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार महारैली में अपने साथियों के साथ मौजूद रहेंगे। दरभंगा और तिरहू प्रमंडल के लोगों को एकजुट होने के लिए बोला जा रहा है और वो जो मुद्दा उठा रहे हैं वो परिसीमन का उठा रहे हैं दोस्तों। हालांकि विधानसभा चुनाव के लिए अब ज्यादा दिन बचा नहीं है, तो ये परिसीमन का मुद्दा कितना लोगों को कनेक्ट करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। ऐसा लग रहा है कि केवल भारतीय जनता पार्टी सरकार या फिर नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए और समर्थन जुटाने के लिए उपेंद्र कुशवाहा इस तरीके का अभियान चला रहे। परिसीमन को लेकर लोगों में कुछ खास गुस्सा तो बिहार में है नहीं, है कुछ खास बड़ा मुद्दा तो है नहीं। साथ साथ हापुड़ कांग्रेस ने अपना कंट्रोल रूम तैयार किया है दोस्तों। अब सूचना का आदान प्रदान यहीं से होगा, यानी कांग्रेस पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश के अपने कार्यकर्ताओं से कम्युनिकेट करेगी हापुड़ के थ्रू, हापुड़ के कंट्रोल रूम के थ्रू, और ये मैसेज दूर तक पहुंचाया जाएगा। कुल मिलाकर सोशल मीडिया पर भी कांग्रेस पार्टी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर लड़ने के लिए तैयार हो रही है। जो भी आपको लगता है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार इसी तरीके से पहुंचती रहे। जय हिंद जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।